गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता एंड आई एम अगेन है विद द न्यू वीडियो। और आज हमारा पैथोलॉजी का टॉपिक है। तो जैसे हमने अपनी हिस्ट्री की सीरीज कंटिन्यू की थी, उसी सीरीज के साथ कंटिन्यू करेंगे। एंड लास्ट टाइम हमने माइक्रोटोम्स पढ़ा था, ठीक है। तो आज जो हम माइक्रोटोमी के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है स्टेनिंग का प्रोसेस। एंड आज हम स्टेनिंग कंप्लीट करेंगे अपना, ठीक है। तो देखेंगे कि हाँ, स्टेनिंग के क्या प्रोसेस होता है, कौन से स्टेन्स हम यूज करते हैं। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। तो देखो, सबसे पहली बात, जब हमारा टिश्यू जो है, जब हम उसको माइक्रोटोम में बिल्कुल कट कर देते हैं, स्लाइड पे सेक्शन बन जाता है, ठीक है, स्लाइड्स बन जाती हैं, तो उसके बाद हम कौन सी स्टेनिंग बेसिकली हम जो रूटीन में हम जो स्टेन यूज करते हैं वो होती है हमारे पास H&E स्टेन, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी लैब्स में भी H&E स्टेन की जाती है। स्पेशल स्टेन्स हम सिर्फ कुछ केसेस में करते हैं, जब हमें कोई पर्टिकुलर चीज के लिए कुछ हमने एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम स्पेशल स्टेन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी रूटीन में स्टेन यूज की जाती है वो होती है H&E स्टेन, ठीक है। रूटीन में तो हम H&E स्टेन ही यूज कर रहे होते हैं। एंड H&E, देखो, H स्टैंड्स फॉर, जो H है दैट इज फॉर हेमेटॉक्सिलिन, ठीक है। H स्टैंड्स फॉर हेमेटॉक्सिलिन एंड E स्टैंड्स फॉर इयोसिन। तो ये हुआ H&E स्टेन, दैट इज हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन। ये हमारी रूटीन में यूज की जाती है। तो हेमेटॉक्सिलिन दी थी भोमर ने एंड इयोसिन दिया था हमारे को फिशर ने, ठीक है। तो इन दोनों ने ये स्टेन इंट्रोड्यूस की थी। एंड एक और चीज कि हम स्टेनिंग क्यों करते हैं, देखो बेसिकली कि स्टेनिंग क्या है, कलरेशन का प्रोसेस है, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके एंड अलग अलग पार्ट को, अलग अलग सेलुलर स्ट्रक्चर को एक कलर प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम उनको इजिली विजुअलाइज कर सके या फिर एग्जामिनेशन कर सके, ठीक है। दैट इज, it is a coloring process to identify different tissue components with different dyes. different dyes यूज करेंगे एंड different tissues को क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास स्टेनिंग का यही प्रोसेस रहता है। अब हम देखेंगे कि अब हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि स्टेनिंग के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं। देखो, हमने माइक्रोटोमी पे अपना प्रोसेस पिछली बार खत्म किया था। माइक्रोटोमी के बाद हमने क्या पढ़ा था कि हम उनको इंक्यूबेटर पे रखते हैं। अब उसको इंक्यूबेटर में डालने के बाद वो इंक्यूबेट हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने स्टेनिंग करनी है, स्लाइड्स को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे पहले कि हम स्टेनिंग करें, उससे पहले हम एक छोटा सा प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं हम डीपैराफिनाइजेशन, ठीक है। हम डीपैराफिनाइजेशन करते हैं। देखो, जब हमारा जो टिश्यू है वो स्लाइड पे आता है, तो टिश्यू किस में एम्बेड किया था हमने, एम्बेडिंग मीडिया में एम्बेड किया था, ठीक है। तो जब हमने टिश्यू कट किया तो उसमें एम्बेडिंग मीडिया भी कट होके आया था। तो हम क्या करते हैं, जब हमने स्टेनिंग करनी होती है उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हॉट प्लेट पे रखते हैं, ठीक है। हॉट प्लेट पे हम इसको रखते हैं एंड उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारा पैराफिन वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। आई थिंक 70 to 72 डिग्री सेल्सियस हॉट प्लेट का टेम्परेचर होता है। अब जैसे ही हम उसके ऊपर स्लाइड रखते हैं, ठीक है, तो जो पैराफिन है वो सारा मेल्ट आउट कर जाता है। इसलिए क्या होता है, जो डीपैराफिनाइजेशन होता है उसका स्टेप हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, क्योंकि हम उसमें, अब देखो मैं आपको ऐसे डायग्राम पे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, ऐसे हमारे पास स्लाइड होती है, सॉरी, ऐसे हमारे पास स्लाइड है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ऐसे स्लाइड है, ठीक है, बीच में देख लो, मान लो कि ये कोई सेक्शन कट है, ये हमारे पास टिश्यू है। लेकिन जब हमने माइक्रोटोमी की थी तो उस टाइम पे ऐसे इसके साथ ना यहाँ पे ये सारा एम्बेडिंग मीडिया भी आया था और बीच में उसके टिश्यू होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको हॉट प्लेट के ऊपर डीपैराफिनाइज करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल सारा मेल्ट आउट हो जाएगा एंड आपके पास सिर्फ टिश्यू बचेगा जिसको हमने बेसिकली स्टेन करना है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले डीपैराफिनाइजेशन करते हैं। इस प्रोसेस को आप ध्यान रखना, डीपैराफिनाइजेशन। जब मैंने आपको शायद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड हिस्टोपैथोलॉजी कराया था तो उस टाइम पे मैंने आपको हॉट प्लेट के बारे में बताया था और यही प्रोसेस बताया था, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। डीपैराफिनाइज करते हैं, फिर हम उसको ज़ाइलिन में डिप करते हैं ना, 1-2 डिप्स हम उसको ज़ाइलिन में देते हैं, क्लियरिंग एज ए क्लियरिंग एजेंट। उसको ज़ाइलिन में हम डिप करते हैं ताकि हमारे पास जो ये है, बिल्कुल हमारे पास टिश्यू जो है आगे स्टेनिंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। अब देखो, जो हेमेटॉक्सिलिन होता है, जो हेमेटॉक्सिलिन की हम स्टेन यूज करते हैं, तो हेमेटॉक्सिलिन मेरे पास ब्लू या पर्पल कलर देता है टिश्यू में, ठीक है। एंड जो इयोसिन है वो पिंक टू रेड, मतलब इस ब्लू टू पर्पल की शेड्स में कलर आएगा, इसमें पिंक टू रेड की शेड्स में कलर आएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हेमेटॉक्सिलिन होता है वो हमारे न्यूक्लियस को स्टेन करता है एंड जो इयोसिन होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, ठीक है। तो ये इनका कलरेशन है कि हाँ, किस पार्ट पे कौन सा कलर प्रोवाइड करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो, जो हेमेटॉक्सिलिन होता है ना वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है। हेमेटॉक्सिलिन क्या है, नेचुरल डाई है, ठीक है। हेमेटॉक्सिलिन है नेचुरल डाई और इयोसिन हमारे पास होती है सिंथेटिक डाई। तो
एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखो, जो हेमेटॉक्सिलिन होता है ना वो नेचुरल डाई है, ठीक है। एंड जब हेमेटॉक्सिलिन जो है नेचुरल फॉर्म में, हेमेटॉक्सिलिन हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? हेमेटॉक्सिलिन हमारे पास हेमेटॉक्सिलम कैम्पेचियनम, ठीक है, ये ट्री होता है हेमेटॉक्सिलिन का, यहाँ से हम हेमेटॉक्सिलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो आपने ये चीजें जो मैं बता रही हूँ वो साथ साथ में लिखते जा रहा है, क्योंकि मैंने ये देखो रूटीन हिस्ट्री के टॉपिक्स थे, तो मैंने इनके आज सच कोई नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि ये चीजें हम लैब में करते हैं। बस थोड़ा बहुत मैंने इनके बारे में समझा था, पढ़ा था, तो वो मैंने मतलब कि किया हुआ था, ठीक है। अब ये देखो, हमने हेमेटॉक्सिलिन एक्सट्रैक्ट की हेमेटॉक्सिलिन कैम्पेचियनम ट्री से। जब हम इसको बिल्कुल नेचुरल स्टेट में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल इनएक्टिव होती है, जिसमें कोई भी कलरेशन प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। तो हम क्या करेंगे, उस इनएक्टिव फॉर्म को ऑक्सीडेशन करेंगे, एंड जैसे उसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी कलरेशन प्रॉपर्टीज जो है एक्टिव हो जाती हैं, एंड फिर हम उसको एज अ स्टेन यूज कर सकते हैं। एंड ये जो प्रोसेस होता है ना इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव में कन्वर्ट करने का विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं राइपनिंग, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं राइपनिंग, ठीक है। तो बेसिकली हेमेटॉक्सिलिन को एक्टिव फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ राइपनिंग। आपसे ये बार बार पूछा जाता है कि कैसे हम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो आप बोलोगे विद द हेल्प ऑफ राइपनिंग। एंड राइपनिंग हम कैसे कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन की हेल्प से कर सकते हैं। आप ऑक्सीडेशन कैसे करोगे? देखो ऑक्सीडेशन हमारे पास दो तीन तरह से हो सकती है। या तो हमारे पास केमिकल मेथड है, या तो आप हीट कर सकते हो, या फिर आप सनलाइट में उसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हो। अब इसका जो है हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है? यही है कि जो हीट एंड सनलाइट है ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, एंड इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केमिकल मेथड यूज करेंगे, क्योंकि केमिकल मेथड जो है वो फास्ट होते हैं। तो केमिकल मेथड में हम कौन से केमिकल यूज करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो जाए? फर्स्ट है आपके पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एंड जो सेकंड होता है वो होता है पोटाशियम आयोडेट। तो बेसिकली हम इन दो केमिकल्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, हेमेटॉक्सिलिन को ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और उसको एक्टिव फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हेमेटॉक्सिलिन जो है वो तो स्टेन कर लेगा, लेकिन उस स्टेन को रिटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्टेनिंग में एक मॉर्डेंट को भी यूज करते हैं, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम या फिर आयरन एलम, ठीक है। आयरन एलम को हम एज ए मॉर्डेंट यूज कर सकते हैं। मॉर्डेंट आपको पता ही है, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द डाई, तो वो डाई को रिटेन करने में हमें हेल्प करेगा। तो ये तो क्या पूरा डाई को हमने हेमेटॉक्सिलिन को हमने कैसे बनाया, मतलब डाई को हमने कैसे बनाया। अब हम इसके स्टेनिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हेमेटॉक्सिलिन जो है वो किसको स्टेन करता है, न्यूक्लियस को स्टेन करता है। तो ऐसा क्यों है कि वो न्यूक्लियस को स्टेन करेगा? देखो जो हेमेटॉक्सिलिन जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियाई होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास, ठीक है। एंड जो हेमेटॉक्सिलिन है वो भी नेगेटिव चार्ज की होती है। अब आप सोच रहे हो कि नेगेटिव लाइक चार्जेस रिपेल, तो वो कैसे हुआ? देखो हेमेटॉक्सिलिन जो है वो नेगेटिव चार्ज में होता है, लेकिन जैसे मैंने इसको आपको क्या बताया, इसमें मॉर्डेंट डालते हैं। अब जब हम इसके अंदर मॉर्डेंट ऐड करते हैं ताकि डाई हमारी रिटेन रहे, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो हेमेटॉक्सिलिन पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। एंड इस वजह से ये जो है नेगेटिव चार्ज वाले सेल कंपोनेंट्स को क्या करेगी, कलर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एंड न्यूक्लियस वैसे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए हेमेटॉक्सिलिन क्या है, न्यूक्लियस को स्टेन करता है। तो इओसिन के लिए क्या जगह वैसे वर्ष हो जाएगा। इओसिन हमारे पास कौन सी स्टेन है, इओसिन नेगेटिव स्टेन है, तो वो पॉजिटिव सेल कंस्टिट्यूएंट यानी कि साइटोप्लाज्म को वो स्टेन करेगी, ठीक है। तो ये है इनके प्रिंसिपल स्टेनिंग करने के कि हाँ ये किस सेल कंस्टिट्यूएंट को स्टेन करेगी, ठीक है। तो ये हो गया इओसिन को लेके। अब देखो जो हमारे पास हेमेटॉक्सिलिन है, डिफरेंट टाइप्स की हेमेटॉक्सिलिन होती है। मेयर्स हेमेटॉक्सिलिन है, गिल्स हेमेटॉक्सिलिन है, हेलिच हेमेटॉक्सिलिन है, विगर्ट्स हेमेटॉक्सिलिन है, कोलीज हेमेटॉक्सिलिन है, और हैरिस हेमेटॉक्सिलिन है, और बहुत सारी है, ठीक है। ये बेसिकली 4-5 जो है हमारे को पता होनी चाहिए। एंड जो हमारे पास रूटीन में लैब में यूज करते होती है हैरिस हेमेटॉक्सिलिन। ये भी आपसे पूछा जाता है कि लैब में कौन सी आप यूज करते हैं, तो वो होती है हैरिस हेमेटॉक्सिलिन। हो सकता है कि अगर आपकी लैब में कोई और यूज करी हो तो आपको वो पता होना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पे जो यूज की जाती है वो होती है हैरिस हेमेटॉक्सिलिन, क्योंकि हैरिस हेमेटॉक्सिलिन को प्रिपेयर करना, एक्सट्रैक्ट करना इजी है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द हेमेटॉक्सिलिन्स, ठीक है। बस दो और इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि स्टेनिंग हमारे पास दो तरह की होती है, रिग्रेसिव स्टेन एंड प्रोग्रेसिव स्टेन। जो रिग्रेसिव स्टेन होती है, रिग्रेसिव स्टेन में क्या करते हैं हम कि पहले हम स्टेन को बिल्कुल ओवर स्टेन करते हैं। देखो अगर मानो हमने किसी स्टेन को 5 मिनट देना है, तो हम उस स्टेन को 10 या 15 मिनट देंगे, मतलब उसको ओवर स्टेन करेंगे, ठीक है। जैसे हम उसको ओवर स्टेन करेंगे उसके बाद हम उसको क्या करेंगे,
जैसे हमने ओवर स्टेन कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा कलर प्रोवाइड किया, ज़्यादा टाइम के लिए रखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसका एक्सेस कलर है उसको हम रिमूव करेंगे, उसको डिस्टेन करेंगे, एंड जो रिक्वायर्ड कलर है उसको हम उसमें हम जो है माइक्रोस्कोप में उसको विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। एंड अगर बात कर दी जाए प्रोग्रेसिव स्टेन की, तो प्रोग्रेसिव स्टेन में हम बिल्कुल भी ओवर कलराइजेशन नहीं करते हैं। उसमें सिर्फ हम, अगर किसी स्टेन को हमने 5 मिनट देने हैं तो उसमें 5 मिनट ही देते हैं, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड टाइम है उतना ही रिक्वायर्ड हम पीरियड देते हैं, एंड उसमें कोई ओवर स्टेनिंग नहीं होगी। एंड जिस टाइम पे हमने स्टेन किया है उसी स्टेन को हम देखेंगे, एंड उसमें हम क्या करेंगे, डी स्टेन का कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली ये हुआ कि हमने ओवर स्टेन किया, फिर उसको हमने रिक्वायर्ड कलर कंट्रास्ट पे उसको डी स्टेन किया, ठीक है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव में ऐसा कुछ नहीं करें, जो रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम है उसी पीरियड पे हम उसको रखेंगे, एंड उसमें कोई भी हम डी स्टेनिंग नहीं करते हैं। तो ये दोनों बीच, बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। ये था बेसिकली पूरे स्टेनिंग को लेके, ठीक है। एंड स्टेनिंग का प्रोसेस मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि देखो हर लैब में अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस होते हैं, हर एक मॉइस्चर कंडीशन है, सब कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो हर लैब में एक अलग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो जो आपके लैब में फॉलो किया जाता है, आप उन प्रोसेस को याद रखो, क्योंकि आपके लैब में भी स्टेन होती है तो वहां पे एक पूरा प्रोसेस का चार्ट लगा रहता है, तो आप प्लीज उस प्रोसेस को चेकआउट करना, ठीक है। तो मैं आपको इसमें एक टर्म समझा देती हूँ। ब्लूइंग एक टर्म आपको देखने को मिलेगी। देखो ब्लूइंग क्या होता है, ब्लूइंग में हम क्या करते हैं, BLUEING, ठीक है। ब्लूइंग में क्या करेंगे, हम टैप वाटर में ही रखते हैं उसको, ऐसा नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए टैप वाटर में वॉश करोगे, 5 to 10 मिनट्स के लिए हम टैप वाटर में रखते हैं, ठीक है। और वो क्यों किया जाता है, ताकि हम न्यूट्रलाइज कर सके। अगर मानो कि कहीं एसिडिक स्टेन ज्यादा हो गई है तो हम क्या करते हैं, ब्लूइंग करते हैं, ताकि हम उस इफेक्ट को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। एंड बाकी बात रही स्टेप्स की, तो देखो हर लैब में अलग स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, सबकी अलग अलग स्टेपिंग, अलग अलग तरह के स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड स्टेनिंग आप मैनुअली भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक स्टेनर से भी कर सकते हो, तो बेसिकली दोनों में सेम ही स्टेप्स रहते हैं। तो जो आपके लैब में यूज किया जाता है, प्लीज उन स्टेप्स को लर्न करना, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम में आप वही स्टेप्स देखेंगे जो आपके लैब में फॉलो किए जाते हैं। इसलिए मैं आपको इस स्टेन के स्टेप्स नहीं बताऊंगी, इसलिए स्टेन्स के स्टेप्स मैं नहीं बता रही हूँ। जो आपके लैब में फॉलो होता है प्लीज उसको चेकआउट करना, बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अगर कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल डू रिप्लाई। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।